प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदाकत आश्रम के इस सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अभिभूत हैं कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सदन से सड़क तक मुखरता से देश के मुद्दों को प्रभावी तरीके से रेखांकित किया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जिनकी असीम संगठनात्मक क्षमता का लोहा अब पूरा बिहार मानने लगा है, जिन्होंने कांग्रेस को एक अग्रणी भूमिका दी, राजेश राम जी। हमारे बीच सदन में बिहार के मुद्दों को बिहार के सदन में मुखरता से उठाने के लिए हमारे नेता द्वय माननीय शकील अहमद खान साहब और मदन मोहन झा साहब, जिन्होंने बिहार के मुद्दों को बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया। हमारे बीच बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष जितेंद्र जी हैं, कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख, जो निरंतर पत्रकार वार्ताओं से आपको कांग्रेस के विषयों को आपके सम्मुख रख रहे हैं, राजेश राठौर जी हैं। दिल्ली से आई हमारी प्रियंका गुप्ता जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे प्रणव जी जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं, और सौरभ जी जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं। अब मैं बगैर समय व्यर्थ गवाए पहले प्रारंभिक उद्बोधन के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रारंभिक उद्बोधन दें, फिर हम अपनी पत्रकार वार्ता नासिर हुसैन साहब के साथ प्रारंभ करेंगे। थैंक यू अभय दुबे साहब। आज के आपके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जो मुखातिब होंगे, डॉक्टर आप जाने पहचाने चेहरे हैं, नासिर हुसैन साहब, जो एमपी राज्यसभा हैं, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। तो मैं सबसे पहले इनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस मंच पर बिहार विधानसभा में हमारे विधायक दल के नेता सम्मानित शकील अहमद साहब, मंच पर विराजमान हमारे काउंसिल में विधायक काउंसिल के मेंबर और सदन के नेता सम्मानित डॉक्टर मदन मोहन झा जी, मंच पर विराजमान मीडिया और सोशल मीडिया के इंचार्ज, बिहार में अभी हम लोग को अपनी योगदान दे रहे हैं, अभय दुबे साहब, सरबत जहां फातिमा जी जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा भी हैं, शक्लूर रहमान जी, हमारे दाहिने तरफ जो सोशल मीडिया के इंचार्ज बिहार प्रणव जी हैं, और प्रियंका गुप्ता जी जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे कोषाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र जी हैं, राजेश राठौर जी हैं, मंच पर किसान सेल के विजय जी हैं। सभी को मैं स्वागत करता हूं, और यहां उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया और प्रेस छायाकार और सभी यहां उपस्थित हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, मैं सबको
बधाई देता हूं कि सीडब्ल्यूसी के जो कल विस्तारित बैठक हुई, ये बिहार में एक हम सभी के लिए, हमारे नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, बेनू जी और नासिर भाई ने जो भूमिका अदा की, आज ये कह सकते हैं कि सीडब्ल्यूसी ने एक बिहार के ओर से पूरे देश के दशा और दिशा, राजनीतिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और आर्थिक तौर पर और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ सीडब्ल्यूसी एक सफलतम कार्यक्रम रहा। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, अपने नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, चूंकि हमें नासिर भाई का सुनना है। नासिर भाई अपने आप में एक बहुत ही, इनकी वैचारिक शक्तियां, ये जेएनयू के बहुत ही क्रांतिकारी छात्र रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज कांग्रेस पार्टी में यहाँ जो दो जेएनयू के हमारे बाएं तरफ नासिर भाई और शकील भाई दोनों हैं, तो हम समझते हैं कि लेफ्ट राइट आप समझ सकते हैं। तो मेरे लेफ्ट में हमारे दोनों थिंक टैंक बैठे हैं, मैं उनके सुनने के लिए यहाँ करूंगा। मैं नासिर भाई को सीधे तौर से माइक दूं। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि बिहार की विचारधारा, बिहार के जो आंदोलन है और जिस तरह से राहुल जी ने अपनी योगदान दी है और सम्मानित मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहां सम्मान दिया है, हम समझते हैं कि मेरे साथ सभी बिहार के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं को उन्होंने सम्मान दिया। इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से राहुल गांधी जी, खड़गे साहब को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित नासिर हुसैन साहब से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधायक राजेश राम साहब, बिहार कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी के सदर बड़े भाई शकील अहमद खान साहब, काउंसिल में कांग्रेस पार्टी के लीडर और पूर्व अध्यक्ष बीपीसीसी मदन मोहन झा साहब, मेरे मित्र अभय दुबे जी, राजेश राठौर जी, सरवत जहां जी और मंच पे बैठे सारे कांग्रेस के लीडरान और मीडिया के तमाम दोस्तों, पहली बात तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, खासकर मीडिया के तमाम मित्रों का। जिस तरह से आप पिछले 3-4 दिन से लगातार जो सीडब्ल्यूसी के बारे में आप लोगों ने कवरेज दिया, कवर किया, लिखा, सदाकत आश्रम की आज़ादी के आंदोलन की भूमिका को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देश भर में उसका प्रचार हुआ, आप लोगों के रिपोर्टिंग के वजह से। कल की सीडब्ल्यूसी के लेके काफ़ी आज अच्छी रिपोर्टिंग हुई, कल दिन भर पूरे देश भर में चल रहा था। आपके माध्यम से हमारी बात, हमारी आवाज़, हमारी विचारधारा, हमारी लड़ाई को हम लोग आप लोगों के माध्यम से पिछले 8-10 दिन में आप जिस तरह का कवरेज दिया, उसके थ्रू पूरे देश के कोने, सिर्फ बिहार के कोने कोने को नहीं, पूरे देश के कोने कोने तक हम लोगों को पहुंचाने में आप लोगों ने मदद की, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात, कल बहुत ही ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी यहां पे हुई, बहुत ही सक्सेसफुल सीडब्ल्यूसी रही। सारे लोग अपने विचार खुलकर रखे, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। हिंदुस्तान में जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय विषय पे काफी बात हुई, किस तरह की हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफी बात हुई। बिहार के चुनाव को लेके बात हुई, बिहार में किस तरह से पिछले 20 साल 15-20 साल से जो हाल है उसको लेके डिटेल में बहुत सारे लोग अपनी बात रखी। हमारी क्या रणनीति होना उस पर बात हुई।
हमारा पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या होना उसके ऊपर बात हुई, हम कैसा कैंपेन करेंगे उसको भी लेके बात हुई कल वहां पर। लेकिन कल दो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है देश के सामने दो अलग अलग विचारधाराओं की तरफ से सामने आए। एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन जो है उस विचारधारा की तरफ से ईबीसी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग एक तरफ जो छोटे छोटे जातियां हैं, जो पिछड़े जातियां हैं, उनको लेकर हमारी क्या सोच रहेगी, उनको क्या सुविधाएं देंगे, उसको लेके एक रिलीज सारे इंडिया अलायंस के लीडरान द्वारा कल एक रिलीज किया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार के तरफ से एक ऐसा ऐलान आया, ठीक इसके अपोजिट एक ऐसा ऐलान आया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होकर अगर देखता हूं उसको, एक दिन में दो अनाउंसमेंट जो हुए, एक बिहार में एक उत्तर प्रदेश में, उससे एकदम साफ दर्शाता है किस तरह से हमारे देश में दो विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो हमारे नेता थे, उन लोगों की जो सोच थी कि हम सर्वहारा समाज हम बनाएंगे, हम एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने लिखा है कि हम वी विल वर्क टुवर्ड्स एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसके तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक एगैलिटेरियन सोसाइटी हम एस्टैब्लिश करेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग इस इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ने की तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं उसको मिटाना चाहती है, आइडेंटिटीज को मिटाना चाहती है, जो समाज में जो ऊंच नीच जो हो रहा है उसको मिटाने के बजाय उसको बरकरार रखना चाहती है। कल क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक सरकारी ऑर्डर निकलता है, वो कहते हैं कि आप अपने नाम के आगे अपनी जात नहीं लिख सकते हैं, आप अपनी जात को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, आप कास्ट बेस्ड रैलीज नहीं कर सकते हैं, आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आप कोई सेमिनार नहीं कर सकते हैं, आप कोई सिंपोजियम नहीं कर सकते हैं, अपनी जात के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौन कह रहे हैं लोग, किस मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं, किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? और वो सोच, जो सोच इतने दिन से आज भी वो ये हालात उत्तर प्रदेश में और देश में कई कई जगह है, उस सोच की वजह से कि अगर कोई दूल्हा ये घोड़ी पे बैठ के अगर चलना चाहता है चंद कदम तो उसको बैठने नहीं दिया जाता है। पब्लिक वेल में से उसको पानी नहीं पीने दिया जाता है। अगर कोई अपना बैंड बजाना चाहता है अपनी शादियों में, अपने बच्चों के लिए वो जो बैंड चलता है वो बचा के अगर किसी मेन रोड से अगर जाता है, पब्लिक रोड से जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कई हादसाएं पूरे देश भर में हम लोगों को सुनने को मिलता है। ऐसी सोच रखने वाले आज ये कह रहे हैं कि आप अपनी जाति को लेके आप कोई समावेश नहीं करेंगे, आप कोई रैली नहीं करेंगे, आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आज हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हक देता है, जो बैकवर्ड्स को, दलित को, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस को, कि अपने राइट्स के बारे में अपनी आवाज उठाएं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपने हुकूक दिए गए उसके बारे में आवाज उठाएं, उनके जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में उसमें हिस्सेदारी की जो मांग करने के लिए जो आवाज उठाना चाह रहे हैं तो वो उठा नहीं पा सकेगा इसके बाद में। तो ये दो सोच के बीच में जो टकराव है इसको हम लोगों को समझने की कोशिश है। कांग्रेस एकदम साफ तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस की मांग हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कहा 75 साल की आजादी के बाद में एक एक्सरे होना चाहिए पूरे हमारे समाज का, किसको कितना फायदा हुआ है, किसको फायदा नहीं मिला है, किसको फायदा मिलना चाहिए, किसके पास क्या है, किसको क्या देना चाहिए, इसके बारे में एक एक्सरे होना चाहिए। हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के द्वारा तेलंगाना में हम लोगों ने जबरदस्त तरीके का कास्ट सर्वे हम लोगों ने करवाया। करवाने के बाद ये तय किया है ईबीसी ओबीसी सबको मिला के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस रहेंगे उसमें 40% हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये रिजर्वेशन देंगे। ईबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को, एससी एसटी को मिला के 40% से भी ज्यादा हम लोग उसमें रिजर्वेशन देंगे। कर्नाटका में कास्ट सेंसस चल रहा है। ऐतिहासिक जो 50% से सीलिंग को तोड़ के जो जाने वाला मामला जो सामने देश के आया था तमिलनाडु में, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं,
जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इकोनॉमिक हिस्सेदारी मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ में सामाजिक तौर पे कोई एट्रोसिटीज होते हैं एससी एसटी के तौर पे, जिस तरह से एट्रोसिटीज एक्ट लाया है उसी तरह एक्ट है, उसी तरह से इनके लिए भी एक एक्ट बनाया जाएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा हो, लगातार ये कह रहेंगे रिजर्वेशन खत्म करो, लगातार ये कह रहेंगे पब्लिक सर्विस को खत्म करो। आज 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 30 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज को क्यों फिलअप नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर ये वैकेंसीज को फिलअप करेंगे तो 15 लाख वैकेंसीज एससी एसटी ओबीसी को चले जाएंगे इसमें। तो उनको वो 15 लाख वैकेंसीज, वो 30 लाख वैकेंसीज फिलअप नहीं इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि 15 लाख एससी एसटी ओबीसी को, ईबीसी को देना पड़ेगा। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि जितने सरकारी नौकरियां खत्म हो गए उतना रिजर्वेशन खत्म हो लेके जाएगा, उतना रिजर्वेशन इनवैलिड होते चले जाएगा। तो एक तरफ ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं ये पब्लिक स्कूल्स बंद करो, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स में अगर जाने का है तो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कल ये तय किया है, जो हमारे 15(5) के कॉन्स्टिट्यूशन का 15(5) जो है, आर्टिकल 15(5), उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जिस तरह से पब्लिक इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिए जाएंगे उस तरह के रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी दिया जाएगा। तो ये एकदम साफ टकराव बिहार में है। देश भर में जो टकराव है वही टकराव बिहार में भी है। हम यहां पे खुल के रिजर्वेशन की, ईबीसी को मदद करने की, कास्ट सर्वे की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार, जिस तरीके से बिहार के लोग अभी भी पिछड़े रहे हैं, जिस तरीके से यहां पे तरक्की नहीं हो रही है, जहां 15, 20, 25 साल पहले जहां बिहार रुका हुआ था वहीं पे रुका हुआ है, 1 इंच बराबर कोई यहां पे तरक्की नहीं हुई है। तो इसलिए हम कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में इंडिया अलायंस का गठबंधन जोर शोर से इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये सारे जो 10 पॉइंट्स कल हम लोग जो अनाउंस किए हैं इसको इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। जो 7 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस की हैं उसको इंप्लीमेंट करने की हम बात करेंगे। जहां गारंटीज की बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गारंटीज देने की क्या जरूरत है। हम लोगों ने कर्नाटका और तेलंगाना में गारंटीज दी हैं। यहां पे बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का करप्शन होता है। सीएजी कहते हैं कि इसके बारे में पता ही नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पता है, कौन खर्च किया, कौन खा लिया, किसी को पता नहीं। एक ब्यूरोक्रेट के घर में 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, मियां बीवी मिलके रात भर वो पैसे जलाते रहते हैं। कई मंत्रियों के खिलाफ में करप्शन के केसेस लगे हैं। इनके पूर्व मंत्री सिंह साहब कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ जो करप्शन के केस लगे हैं उनको ही आंसर करना पड़ेगा। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि जो वहां पे चौधरी साहब हैं उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो अशोक चौधरी जी को उसकी सफाई देना पड़ेगा। तो जिस तरह से उनके ही यहां इतने करप्शन के केसेस हैं, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो गरीब तक जो पैसा पहुंचना था वो पैसा नहीं पहुंचा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ तो गारंटीज हम गरीब के लिए दें। जो डेवलपमेंट होगा, जो पैसा रहेगा, जो बजट रहेगा, उसका एक हिस्सा गरीबों को जाना चाहिए, महिलाओं को जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, किसानों को जाना चाहिए। इसलिए हम ये गारंटीज हम दिए। भाजपा ये कहती है कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कर्नाटक, मेरे स्टेट चले जाइए, मेरे साथ जाइए, कर्नाटक आइए आप लोग सब, मैं आपको बताता हूं किस तरह से वहां पे इंप्लीमेंट हम लोगों ने गारंटीज का किया, किस तरह से तेलंगाना में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। तमाम गारंटीज 100% वहां पे इंप्लीमेंट हो रहे, उसी तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और ये जो चुनाव जो हो रहा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एसआईआर के बाद में, कोर्टों में लड़ाई के बाद में, वोट चोरी यात्रा के बाद में, वोट चोरी जो जिस तरह से यहां पे हुई है, वोट चोरी करके जो जीतने की जो कोशिश की जा रही है, इसके लिए कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरे कैंपेन की पहल करेगी, पूरे कैंपेन को यहां पे लीड करेगी। और कैंपेन के बाद जो सरकार बनेगी, यहां पे इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी,
उस सरकार में भी ये तमाम गारंटीज को इंप्लीमेंट करना, तमाम मैनिफेस्टो को जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा उसको इंप्लीमेंट करना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के देखरेख में इसका इंप्लीमेंटेशन हम करवाएंगे। पूरी जिम्मेदारी हम कांग्रेस पार्टी इस बिहार वासियों को यकीन दिलाना चाहती है कि हम पूरी जिम्मेदारी लेके सरकार में पूरा मैनिफेस्टो, पूरे गारंटीज को इंप्लीमेंट हम करवाएंगे। बिहार को फिर से एक बार तरक्की के रास्ते पे हम डालेंगे। हिंदुस्तान में जिस तरह से कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां यहाँ कैसा डेवलपमेंट हुआ है उसके लेवल पे हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव भी लड़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में सरकार भी चलाएंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं कहूंगा, ये टकराव दो सोच के बीच में है। एक सोच वो है जो आइडेंटिटीज को बरकरार रखना चाहती है, कल्चर्स को बरकरार रखना चाहती है, सर्वहारा समाज बनाना चाहती है, सबको बराबरी का हक देना चाहती है। और दूसरी तरफ वो है जो कुछ लोगों का दमन के सहारे सरकारें चलाना चाहती है, कुछ पूंजीपति दोस्तों को मदद करना चाहती है, कुछ ऊंच जातियों का दबदबा रखना चाहती है। जिस तरह से 5000 साल से एक दमनकारी राज इस देश में चलते आया है उसी को आगे बढ़ाना चाहती है। ये दो सोच के बीच में टकराव है और मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो सोच है, जो सर्वहारा समाज बनाने की तरफ जो काम करने वाली सोच है, उसको बढ़ावा देंगे, उसको साथ देंगे और उसकी सरकार बनेंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में बिहार को एक शक्तिशाली बिहार बनाएं और हम प्रगति, तरक्की, डेवलपमेंट के राह पे हम बिहार को लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया ढांसी साहब। एक और अनाउंसमेंट है जो कि बहुत अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने बहुत काम किया है। कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर, पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिनाया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए हैं महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। ये जो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू चल रही है, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू का क्या मामला बिहार में है, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, वो सब हमको और आपको मालूम है। हमको याद है एक बच्ची जिसको मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसको लेकर के अध्यक्ष जी यहां पहुंचे, आप सब लोगों के सामने कि पीएमसीएच में गुहार लगाते रहे, दाखला नहीं मिला, उसके बाद बच्ची दूसरे दिन सुबह उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहां हैं जो महिला उत्पीड़न के ऊपर हैं, केसेस नहीं होते और स्कीम्स के साथ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है, उनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं। तो इनके साथ कल प्रियंका गांधी जी का संवाद है और ये जो महिला ग्रुप है ये सब उसमें रहेंगे 12 बजे दिन में। और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेंगी। ये 2 अनाउंसमेंट हमको करने थे। कुछ प्रश्न है आप लोगों के? असल वक्ता तो हमारे नेता नासिर जी यहाँ मौजूद हैं। 12 बजे वो आपको बता दीजिए। पहले सवाल देखिए, हमारी सरकार के टाइम पे जब आरोप लगाया गया था, हम लोगों ने खुद ही हमारे मंत्रियों से रिजिग्नेशन लेके उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई थी। बाद में वो आरोप बेबुनियाद निकले, बात की बात है। लेकिन जब इतना बड़ा आरोप जब लगता है, जब एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एजेंसी है जो ऑडिटिंग करती है, वो जब आरोप लगाती है, वो जब स्टेटमेंट देती है, उसकी इंक्वायरी तो होना चाहिए।
तो इंक्वायरी हम लोगों ने करवाया था। ए राजा साहब जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनसे रेजिग्नेशन लिया था हम लोगों ने। हमारे लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किए थे, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे एमपीज को, हमारे अलायंस के एमपीज को अरेस्ट किए थे, इंक्वायरी हुई थी। तो यहाँ पे भी इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं लोग? और सिर्फ वो एक ही में नहीं ना, कई केसेस यहाँ पे हो गए। अब विधानसभा में इस बात को उठाया गया, कई केसेस हुए। उनके अपनी जेडीयू में अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अशोक चौधरी जी के खिलाफ में, वो जीवी के वो सिंह साहब जो पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री हैं, वो अपने पार्टी के खिलाफ जो आरोप लोग हैं उनके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि उनको जो है अपनी सफाई देना है करके। तो वहां भी डिफरेंसेस है। अपनी ही पार्टी से जब मांग हो रही है तो इंक्वायरी करवाना चाहिए उनको। ये ईबीसी में सब आ जाते हैं। ईबीसी का जो कल आया है, जो हम लोगों ने 10 पॉइंट डिक्लेरेशन कल किए हैं, उसमें ईबीसी ऑफ ऑल कम्युनिटीज आ जाते हैं, उसमें कवर्ड है उसमें। देखिए, इस डिमांड के बारे में हमें पता नहीं है। अलायंस जो हैंडल कर रहे हैं उनके पास आया है या पता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। और वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सभा करने का वो हक होता है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। जो लोग अलायंस हैंडल कर रहे हैं, जो लोग अलायंस देख रहे हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, किससे बातचीत हो रही है, वो हमें पता नहीं है। अलायंस अभी जितने पार्टीज हमारे साथ में है वो तो ओपन अप हुआ, और कौन ऐड होंगे उसमें नहीं होंगे वो बाद में देखा जाएगा। नहीं, आपको शायद इल्म नहीं है। जैसे सच्चर कमेटी रिपोर्ट सबमिट हुई थी, यूपीए की सरकार इन टोटो एक्सेप्ट की थी उसको, इन टोटो एक्सेप्ट करके बोली कि फेज्ड वाइज इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां जहां इंडिया अलायंस पार्टीज की सरकारें हैं, फेज्ड वाइज उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और ये जब भी हम लोगों ने उसको कर दिए थे। हाँ, नहीं, हम अगर बिहार में सरकार आई तो ऑब्वियसली जैसा दूसरे स्टेट्स में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वैसा सच्चर कमेटी रिपोर्ट को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। ईबीसी में ऐलान किए हैं हम लोग अलग से। सच्चर कमेटी हमारा स्टेटेड पोजीशन है, यूनियन कैबिनेट एक्सेप्ट की है हमारी सरकार की, और हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जब सरकार बनेगी तो 100% उसको इंप्लीमेंट करेंगे। वे दलित क्यों सम्मेलन करता है, यादव क्यों सम्मेलन करता है, छोटी मोटी कुर्मी क्यों सम्मेलन करते हैं, ये जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं या माइनॉरिटीज हैं या आदिवासी हैं, क्यों सम्मेलन करते हैं? अपने हक के लिए लड़ने के लिए सम्मेलन करते हैं, संघर्ष के लिए करते हैं, अपनी आइडेंटिटी। मतलब जो सोच के लोग ये कह रहे हैं कि आज सम्मेलन नहीं होना है, जितने अधिकार एससी को आज मिले, एसटी को मिले, बैकवर्ड्स को मिले, ईबीसी को मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को संगठित करके अपने डिमांड्स की मांग कर रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं। और उनको उनको पूरा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने हक के लिए की लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें, आवाज उठाएं। उनकी आवाज को जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू आप उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। कल ही आया तो पॉलिटिकल पार्टी से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी से बैठे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। कल वहां पे ऑर्डर आया है, कल भी हमारी सीडब्ल्यूसी में रिएक्ट किए, आज भी रिएक्ट कर रहे हैं, और 100% इसके खिलाफ पूरी देश भर में हम रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो समाजों को, जो तबकों को जो है दमन, उनके ऊपर जो दमन हुआ है, इस हजारों सालों से सताया गया है, उनको पूरा हक दिया जाना चाहिए उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए, और उनके राइट्स को सुना भी जाना चाहिए, और उनको तरक्की करने की पूरी फैसिलिटी करके भी देना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई राजनीतिक पार्टी बेरोजगारी पर बात नहीं करते, सिर्फ जात की बात। हम लोग लगातार नहीं, ये क्योंकि मैं स्पेसिफिक कल के दो जो डेवलपमेंट्स कल थे उसके ऊपर आज बात कर रहा था। हमारी पार्टी बिल्कुल जो है माइग्रेशन को, एम्प्लॉयमेंट को लेके हर जगह बात कर रही है।
आज जो माइग्रेशन का इतना बड़ा जो मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, ये एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, गरीबी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा उससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज देश भर में जो बिहार के लोगों के साथ जो हैरेसमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहे हैं, विदाउट डिग्निटी जो लोग काम कर रहे हैं, और जो है बिल्कुल जहां 400 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए दिहाड़ी है, 150-200 रुपए में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं बल्लारी से आता हूं, कर्नाटका में माइनिंग सेक्टर, जहां माइनिंग बूम होता है, वहां से आता हूं। इतने बिहार के लोग वहां पे काम करते हैं, वहां पे हर दिन 600 रुपए दिहाड़ी है, लेकिन वहां पे 200 रुपए 150 रुपए में जो गरीब लोग बिहार से जाके काम करते हैं। ये क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नौकरी नहीं रहने की वजह से ये पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ये पलायन भी क्यों कर रहे हैं? 14 करोड़ जो बिहार की जनता है, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मात्र 67 रुपीज पर डे पे जिंदगी कर रहे हैं। ओनली 67 रुपीज पर डे पे जिंदगी कर रहे हैं 9 करोड़ से ज्यादा लोग। जो ये हाल जब है, तो जाहिर सी बात है, इस सरकार के खिलाफ वोट मिलना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम दूसरे स्टेट पे जिस तरह से तरक्की करें, वो तरक्की करेंगे हम लोग। रोजगार मेला जो आपने किया था, एक मिनट। हाँ, आपने कहा कि आप, हाँ, बेरोजगारी के, पहली बात तो ये देख लीजिए कि हम विपक्ष में रह करके हम अपनी भूमिका जनहित के मुद्दों पर लेकर के चल रहे हैं, और हमने, यदि हमारी सरकार बनेगी तो यहां 55 विधायक है, 55 विभाग हैं, उसमें 4,49,000 हमारे पद रिक्त हैं विभागों में। तो सवाल तो आपको उधर पूछना चाहिए कि भाई आपके पास 55 विभाग है, आप 20 साल से सत्ता में हो, 11 साल केंद्र में हो, तो बेरोजगारी के लिए आप पद होते हुए 4,49,000 उसको रिक्तियां क्यों नहीं पूरी कर सकते? सवाल तो यह बनता है। अब रही बात बेरोजगारी का, तो आप हाल में देखे होंगे कि हम विपक्ष में रहते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर हमने यहां रोजगार मेला लगाया बापू सभागार में, और हमने ऑन स्पॉट लगभग 24,000 नौकरियां दी। तो आपको उस पर भी सवाल करना चाहिए कि साहब आप तो विपक्ष में थे, और बेरोजगारी मेला लगाने का काम हमारा नहीं, ये तो सत्ता पक्ष वालों का है। तो जब सत्ता पक्ष, जो चीज सवाल सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, और विपक्ष में रह करके अलग अलग 270 कंपनियां यहां बुला करके बापू सभागार में हमने रोजगार देने का काम किया और ऑन स्पॉट दिया, और आज जो है हम सुकून से कह सकते हैं कि हम रोजगार दिया। आप भाई साहब पूछ रहे थे कि नाम के लेके, आप उत्तर प्रदेश के उन सवालों को आप हमको जवाब दे दीजिए कि यही योगी जी के सरकार, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि कौन सी दुकान में कौन से चीज पकौड़े पकेंगे या नहीं पकेंगे, और कौन समाज के बेचते हैं, उनको नाम ऐड करना पड़ेगा अपनी दुकान पर। यह है याद आपको? ये लगाए गए थे कि साहब आप यदि खाने पीने का कोई दुकान खोलते हैं, शॉप में खोलते हैं, आप फुटपाथ पर खोलते हैं, किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खोलते हैं, तो आपको अपनी सब टाइटल वाले नाम लगाने पड़ेंगे, और ये लिखने पड़ेंगे कि आपका नाम क्या है दुकान पर। तो ये सवाल तो बनता है ना कि अब क्या परिस्थिति आ गई कि आप जातिवादी सम्मेलन नहीं कर सकते? इसका मतलब योगी सरकार और मोदी सरकार घबराई हुई है। जातिवादी सम्मेलन करना मतलब अपने हकों के
एकजुटता के साथ मांग करना, और इससे ये मोदी जी घबराए हुए हैं। इस पर आप कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।